राजकीय कला महाविद्यालय एमए उत्तरार्ध के सभी छात्र और छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आज की इस कक्षा में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं हम चर्चा कर रहे हैं द्विवेदी युगीन नाटकों की। तो द्विवेदी युगीन नाटकों की परंपरा में हमने कल जाना था कि सामयिक उपादानों पर आधारित जो नाटक हैं उनके विषय में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि रोमांचकारी नाटक क्या है। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि रोमांचकारी यानी जो कि हमें रोमांचित करते हैं, इन्हें रंगमंचीयता के आधार पर मंचीय नाटक भी कहा जा सकता है। और ऐसे नाटकों की रचना मुख्यतः अलौकिक और रोमांचकारी घटनाओं को केंद्र में रख करके पारसी रंगमंच की दृष्टि से ही विकसित हुई थी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगर हम कहें तो ये नाटक दो प्रकार के हैं, यानी एक वे जिनकी रचना फारसी प्रेमाख्यानों के आधार पर हुई है और दूसरी वे रचनाएं जिनकी की रचना पौराणिक आख्यानों को लेकर के की गई है। तो इसी दौरान हम चर्चा करेंगे पारसी रंगमंच की। मैं थोड़ा सा पारसी रंगमंच को विस्तार से आपको समझाना चाहती हूँ। आप सबको भारतेंद्र युगीन नाटकों की परंपरा के दौरान हम चर्चा कर चुके थे कि उस समय भारतेंद्र युगीन नाटककारों के साथ में जो पारसी रंगमंच की परंपरा है वो भी चल रही थी। तो भरत मुनि की नाट्य परंपरा जो कि भारतेंद्र युग में चल रही थी और उसी के बरक्स दूसरी महत्वपूर्ण परंपरा पारसी रंगमंचों की थी, जिसके विषय में हम उन नाटकों के दौरान बहुत विस्तार से चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु जो छूट गए हैं उन पर मैं यहाँ दोबारा से चर्चा करना चाहती हूँ। लगभग 8वीं-9वीं सदी में मुस्लिम आक्रांताओं ने पारसियों को जब उनकी ज़मीन से बेदखल किया तो वो सब जो हैं भारत में शरणार्थी बन करके आ गए और शरण लेने के बाद में अंततः भारत की भूमि में उन्हें अपना लिया और उन्होंने भी भारत को अपना लिया और इस तरह से वो यहीं के होकर के रह गए। इन्होंने भारतवर्ष की जो प्रतिष्ठापना है, उसकी प्रगतिशीलता है, उसका जो योगदान इनका बहुत गहरा रहा है और उस योगदान के चलते बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं चर्चा करूँगी उन नाटकों की जो कि इनके माध्यम से हिंदुस्तान में आता है। तो इस तरह से व्यावसायिक रंगमंच की स्थापना जो है पारसियों की एक विशिष्टता रही है जो इनके द्वारा यहाँ की नाट्य परंपरा को प्रदान की गई। इन कंपनियों में एल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी भी बहुत प्रसिद्ध रही है और ऐसा कहा जाता है कि ये जो कंपनी है एल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी, वो जहाँ पहुँचती थी वहाँ जैसे तहलका सा मच जाया करता था। और कहते हैं कि सिनेमा जो उसी के पैरेलल चलता था, बरक्स समाज में बहुत लोकप्रिय था, वो सिनेमा भी कहीं कहीं जो है उसकी आय भी प्रभावित होती थी और वो भी कम हो जाता था और लोग किसी भी तरह से इस थिएटर के जो नाटक थे उसे उन्हें देखने की होड़ सी लगा दिया करते थे। खैर, ये तो एक विषयांतर हो गया, थोड़ा सा इसकी लोकप्रियता की चर्चा हुई, लेकिन ये जो थिएट्रिकल कंपनी है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय रही। उसके अलावा कुछ और कंपनियां भी रही हैं, जैसे प्रिंस थिएट्रिकल कंपनी, इंपीरियल थिएट्रिकल कंपनी, अलेक्जेंड्रा थिएट्रिकल कंपनी आदि के नाम भी हम गिन सकते हैं। बहरहाल भारतेंद्र युग में इनका प्रभाव जो था वो भारतेंद्र मंडल के नाटककारों के प्रभाव से कुछ नियंत्रित और संयमित सा था। लेकिन जब द्विवेदी युग आया तो द्विवेदी युग के सुधार काल और परिष्कार काल के दौरान द्विवेदी प्रभृति जो नाटककार थे वो एक अलग धारा के साथ बहने लगे थे और उस युग में ऐसे नाटक जो हैं लोगों के सर पर चढ़ कर के बोलने लगे थे। व्यावसायिक नाट्य मंडली के लिखे हुए ऐसे नाटकों के रचनाकारों में हम जिनके नाम ले सकते हैं वो है मोहम्मद मियाँ रौनक, हुसैन मियाँ ज़रीफ, मुंशी विनायक प्रसाद तालिब, सैयद मेहंदी हसन एहसान, नारायण प्रसाद बेताब और आगा मोहम्मद हश्र और राधेश्याम कथावाचक। ये कुछ नाम जो हैं जो उल्लेखनीय हुए हैं। इन समस्त नाटककारों ने अपने नाटकों को चमत्कारपूर्ण बनाते हुए प्रमुख कथा के भीतर ही हास्य व्यंग्यादि का समावेश कर दिया था और उनके नाटक इस रूप में बेहद लोकप्रिय भी हुए। इन रंगमंची नाटकों की भाषा जो पहले तत्समनिष्ठ हुआ करती थी, कालांतर में इन नाटकों की भाषा जो है उर्दू फारसी शब्दावली का इसमें प्राधान्य होने लगा। ये भी क्रमशः परिवर्तित होकर साधारण बोलचाल की भाषा के रूप में सामने आने लगे। खैर, प्रारंभ में पारसी रंगमंच के नाटकों में स्टेज की तड़क भड़क, पात्रों की वेशभूषा की चमक दमक के साथ ही साथ
कुछ अद्भुत दृश्यों का भी समावेश होने लगा। मतलब ऐसे दृश्य जो कि मंच पर नहीं दिखाए जाते थे इससे पहले। आकाश में तारों का टूटना, मंच पर खंभों का विध्वंस और उस खंभे में से सहसा पात्र का प्रवेश करना, आकाश मार्ग से देवताओं का गमन, पुष्प वर्षा आदि आदि ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। इन नाटकों का प्रारंभ जो था वो एक कोरस के माध्यम से होता था और प्रमुख कथा के समानांतर एक प्रहसन भी इसमें साथ साथ चलता था, जो दर्शकों को हंसाने या मूल नाटक की भावधारा में परिवर्तन लाने के लिए बहुतायत से प्रयुक्त होता था। इसी तरह से एक और चीज़ जो दो दृश्यों के परिवर्तन काल में ये इंटरल्यूड की तरह से पारसी थिएटर कॉमिक भी किया करते थे, जिससे कि आकर्षित होकर के बहुत से लोग नाटक देखने के लिए आते थे और वो सिर्फ इसी कॉमिक को देखने के लिए इस नाटक की टिकट खरीदा करते थे। यूरोप के ओपेरा और रंग तकनीक का प्रयोग करते हुए चित्रित पर्दों के उपयोग द्वारा रंगमंच की पृष्ठभूमि को नए नए तरीके से बनाना और परिवर्तित करना, यानी एक ही नाटक में अलग अलग प्रकार के जो पर्दों का प्रयोग करते हुए जो उसका परिवेश परिवर्तित करते थे, ये सारी चीज़ें इस ओपेरा का प्रभाव से आई। इसी तरह परिवेश निर्माण के कुछ और नई तकनीक का प्रयोग करना, इसके साथ हर क्षेत्र की अतिरंजना पूर्णता इन नाटकों की एक खासियत बनकर के सामने आई है। प्रसिद्ध नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल जी के मतानुसार अगर हम कहें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य सब भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक पारसी नाटक लेखन और रंगमंची प्रदर्शन हिंदी भाषा में हुआ है। इसलिए उसे हिंदी भाषा क्षेत्र और हिंदी संस्कृति के संदर्भ में देखते हुए हम पारसी हिंदी रंगमंच और नाटक कह सकते हैं, यानी इसका नाम परिवर्तित करके पारसी हिंदी रंगमंच या पारसी हिंदी नाटक कहा जा सकता है। आलोचनात्मक नाटकों में स्वतंत्र रूप से प्रहसन भी लिखे गए हैं और उनका उल्लेख मिलता है। बद्रीनाथ भट्ट का चुंगी की उम्मीदवारी और 1912 में रचा हुआ ये प्रहसन एक शानदार प्रहसन कहलाता है। इसी के सहारे अगर हम बात करते हैं तो इसके एक दूसरे छोर पर हम जिस प्रहसन को देखते हैं वो है गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का उलट फेर, जो 1918 में लिखा गया, और नोक झोंक इन्हीं की रचना है, वो भी 1918 की। इन प्रहसनों में जो है वो कुछ हद तक छिछले हास्य को भी हम देख सकते हैं, जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि पारसी रंगमंच का प्रभाव था। इस युग में संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला ऐसी भाषाओं से भी अनुवाद करके नाटक लिखे गए। पारसी रंगमंच ने अंग्रेजी के श्रेष्ठ नाटककारों को चुनकर उनका उर्दू में अनुवाद करते हुए अपने कौशल को प्रमाणित तो किया ही था। जैसे शेक्सपियर का जो नाटक है हैमलेट, इसका उन्होंने खूने नाटक के नाम से अनुवाद किया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। इन्हीं के अन्य नाटकों का अनुवाद लाला सीताराम चतुर्भुज औदीच्य ने किया। फ्रांस के प्रसिद्ध रचनाकार मॉलियर के नाटकों का ललित प्रसाद पांडे और गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने अंग्रेजी से अनुवाद हमारे सामने प्रस्तुत किया। बांग्ला के नाटकों का अनुवाद ब्रजनंदन सहाय ने किया और संस्कृत से जिन नाटककारों ने अनुवाद किया उनमें सदानंद अवस्थी ने नागानंद नाम का नाटक 1906 में, लाला सीताराम ने मृच्छकटिकम का हिंदी अनुवाद किया 1913 में और कविरत्न सत्यनारायण ने उत्तर रामचरित का अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत किया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कमोबेश सभी अनुदित साहित्यों में मूल नाटक की आत्मा सुरक्षित नहीं रह पाई है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि नाटककार जब अनुवाद करता है तो उसकी मूल आत्मा को सुरक्षित रखने में कितना सफल हो पाता है। खैर, अंत में निष्कर्षतः कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। अनेक समीक्षकों और इतिहासकारों ने जैसा कि कहा कि इस युग के नाटकों का महत्व न तो शिल्प की दृष्टि से मान्य हो सकता है और न ही संस्कार और सुरुचि की दृष्टि से। यद्यपि उन्होंने स्वयं भी ये स्वीकार किया है कि ये अवश्य है कि तत्कालीन समाज की विकृतियां सभी प्रकार के नाटकों में उभर करके आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये विषय भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि साहित्य का, क्योंकि मूल कर्म ही ये होता है कि वो समाज का दर्पण होने के नाते समाज की विकृतियों को प्रस्तुत करे। तो इस नाते देवदेवी नाटक जो है समाज की विकृतियों को दर्शाते हैं। साथ ही पारसी रंगमंच पर व्यावसायिकता की अति के कारण कुछ आरोप भी लगते हुए दिखाई देते हैं। उनका फायदा हमें इस रूप में नजर आ सकता है कि उसकी प्रतिक्रिया में सामने आए हुए कुछ अव्यवसायी नाट्य मंडलियाँ, जैसे प्रयाग की श्री रामलीला नाट्य मंडली, काशी नागरी प्रचारणी नाट्य मंडली, भारतेंदु नाट्य मंडली, कलकत्ता की हिंदी नाट्य परिषद आदि कुछ नाट्य मंडलियाँ जो हैं इन्होंने अपेक्षाकृत
अच्छे साहित्यिक और सुरुचिपूर्ण सांस्कृतिक नाटकों का भी प्रणयन किया है, उनका अभिनय भी हुआ है। अंत में एक और बात कहना चाहती हूँ कि पारसी रंगमंच की तमाम कमियों और बुराइयों के बावजूद इसकी विशेषताओं की अनदेखी से रंगमंच का शायद बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। फिर चाहे वो रंगमंच की ताकत को ना समझना हो, अभिनेता, दर्शक, निर्देशक की मौलिक प्रतिभा की कहीं कहीं अनदेखी रही हो, या युगीन आवश्यकता अनुसार रंगमंच और नाटक के परिवर्तित करने का गुण हो, या फिर रंगकर्म को स्वतंत्र सत्ता की प्रतिष्ठापना के रूप में स्वीकार करना हो, साहित्य और रंगमंच की खाई को पाटना हो, या समय की नब्ज और जनता की धड़कन को समझते हुए नाटकों की रचना करना हो। ये तमाम गुण जो हैं पारसी रंगमंच की विशेषताएं थी, जिनके जो उसकी अनदेखी से कहीं कहीं ऐसा हुआ कि समय रहते अगर हम इन्हें अपना लेते तो हिंदी रंगमंच और हिंदी नाट्य कला जो है और अधिक विकसित होकर के किसी और महती ऊंचे पायदान पर होती। बहरहाल द्विविधीय युगीन नाट्य परंपरा की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अब हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, नमस्कार।